हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके सिविल सर्विसेज में। ये हमारी लेक्चर सीरीज का पार्ट थर्ड है। इन द प्रीवियस एपिसोड्स वी हैव कम अक्रॉस टॉपिक्स लाइक स्टेम सेल्स, डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड द एक्सेप्शंस रिलेटेड टू डीएनए प्रोफाइलिंग. In this video, we're going to learn about genomics, gene sequencing, cloning, or which is also called as somatic cell nuclear transfer, and triple parent baby. So let's begin. सो फ्रेंड्स, जीनोमिक्स समझने से पहले कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जीन और जीनोम. इस जीन और जीनोम के बीच में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटीज़ है वो हम यहाँ पे देखते हैं. तो अगर हम जीनोम देखें, जीनोम का मतलब हुआ टोटल डीएनए कंटेंट इन ए सेल. ठीक है, एक सेल के अंदर टोटल जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम जीनोम बोलते हैं. उस इंडिविजुअल का या उस ऑर्गेनिज्म का जीनोम बोलते हैं. तो आपको ये, क्योंकि आपको पता है कि हर एक सेल में सेम काइंड ऑफ डीएनए होता है एक इंडिविजुअल के अंदर, तो इसी वजह से एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही जीनोम होता है. ठीक है, तो आपको पता है जो डीएनए हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, हर एक सेल के डीएनए के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बनाते हैं किसको? डीएनए को. तो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम इस पिक्चर को देखते हैं. देखो भाई, ये जीनोम का मतलब हुआ एक सेल के अंदर का टोटल डीएनए. और आपको पता है टोटल डीएनए किस चीज़ से बनता है हमारी सेल्स के अंदर? वो बनता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से. और आपको ये बात भी पता चले कि जो जीन है, जीन इज़ ए सेगमेंट और ए पोर्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. अब इसी डीएनए मॉलिक्यूल का जो स्मॉलेस्ट एक छोटा सा सेगमेंट होता है उसको हम जीन बोलते हैं. और आपको ये बात पता होनी चाहिए, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन में हम कम से कम 3000 बेस पेयर्स को गिनते हैं. और उन 3000 बेस पेयर्स को हम कंक्लूड करते हैं कि ये एक जीन की सीक्वेंस है, ये एक जीन है. तो एक जीन को कंक्लूड करने के लिए हम एक डीएनए मॉलिक्यूल या क्रोमोसोम के मॉलिक्यूल का एक स्मॉलेस्ट सेगमेंट देखते हैं, जिसमें हम कम से कम 3000 बेस पेयर्स देखते हैं. बेस पेयर्स का मतलब हुआ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन. उसमें आपको पता है एडेनिन और थायमिन एक बेस पेयर बनाते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन एक बेस पेयर बनाते हैं. ठीक है, तो इस जीनोम को और जीन को और अच्छे से समझने के लिए आप ये डायग्राम को देखिए. इसमें हमने पहले जीनोम को फिर से डिफाइन करने की कोशिश की है. तो जीनोम जो है एक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए है, आपको ये बिल्कुल पता है. और यूकैरियोट्स में ये डीएनए प्रेजेंट होता है उनके न्यूक्लियस के अंदर, और प्रोकैरियोट्स में इट कुड बी सस्पेंडेड एनीवेयर इनसाइड द सेल, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. और आपको ये बात भी पता है जो डीएनए है वो बना होता है क्रोमोसोम से. आपको मैं बता दूं कि इंसानों के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो जो इंसान का टोटल जीनोम होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. सेम इज़ द केस अगर हम कुत्तों की बात करें, उनका जो डीएनए बना होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ 39 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि 78 क्रोमोसोम्स. तो उस हिसाब से हम ये बोलते हैं कि ह्यूमंस का क्रोमोसोम नंबर 46 है और डॉग्स का क्रोमोसोम नंबर 78 है. सिमिलरली और भी बहुत सारी स्पीशीज़ है, एनिमल डिफरेंट स्पीशीज़ है जिनका क्रोमोसोम नंबर वेरी करता है. किसी का 46 है, किसी का 43 है, 42 है. डिफरेंट डिफरेंट है वो क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए. फॉर ह्यूमन बींग्स द क्रोमोसोम नंबर इज़ 46, दैट इज़ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. सो एक इंसान का जो जीनोम होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. और आपको पता है उसी को हम डीएनए भी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमेशा जो उसका डीएनए होता है दैट इज़ सर्कुलर, एंड एन यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए जो होता है दैट इज़ लीनियर. पता चला आपको? अब जो हमारा स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है, एक स्मॉलर सेगमेंट होता है इसी क्रोमोसोम का. आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए कि ये क्रोमोसोम्स का साइज़ डिफरेंट भी होता है. ये ऐसा नहीं है कि हर क्रोमोसोम एक जैसा होगा, नहीं. 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो हर कोई पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट डिफरेंट होगा.
ठीक है, उनका साइज़ बिल्कुल अलग-अलग हो सकता है, कोई बहुत छोटा तो कोई बहुत बड़ा हो सकता है। तो अगर हम अब जीन को समझने की कोशिश करें, जीन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए है ऑन एन एवरेज अबाउट 3000 bases long that contains the information necessary to produce all or part of a protein molecule. जीन एक ऐसा स्पेसिफिक सीक्वेंस किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर, मिनिमम 3000 बेसिस लॉन्ग, उसको हम जीन बोलते हैं। और इस जीन के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोटीन प्रोडक्शन। ठीक है, इस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए अगर हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है और उस यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल डीएनए है उसको हम जीनोम बोलते हैं। और वो जो टोटल डीएनए वो बना होता है डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम से। और जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करें, वो बना है 46 क्रोमोसोम से या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से। अगर हम डॉग्स की बात करें तो वो बना होता है 78 क्रोमोसोम से। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनसाइड ए सेल डिफाइंस द क्रोमोसोम नंबर फॉर दैट सेल। सो ऐसे ही हम ये बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर फॉर ह्यूमन बींग्स इज़ 46 एंड फॉर द डॉग्स इट इज़ 78। सो डिफरेंट स्पीशीज़ का डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर हो सकता है या सेम भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे और भी स्पीशीज़ हैं जिनका क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो वो टोटली अलग टॉपिक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जीनोम मतलब टोटल डीएनए इनसाइड ए सेल, और ये डीएनए बना होता है डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम से। अब ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं किन से, ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं जीन से। अब हम जीन को कैसे डिफाइन करेंगे, जीन को आपने पहले भी देखा, जीन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है डीएनए के ऊपर ऑफ एन एवरेज 3000 bases long that contains information necessary to produce all or part of the protein molecule। तो प्रोटीन सिंथेसिस की अगर उसके ऊपर इंफॉर्मेशन हो अप टू 3000, मिनिमम अप टू 3000 बेसिस लॉन्ग, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है बेसिस की इस क्रोमोसोम के ऊपर, उसको हम जीन बोलते हैं। ठीक है, और ये बेसिस आपको पता है, इनको हम न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। ये यही एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानिन है। चलो हम ऊपर ऊपर से ये बचे हुए पार्ट को देखते हैं। जीन, अगर आप देखें, जीन कोड्स फॉर प्रोटीन, जीनोम itself cannot code for protein as it contains almost all of the DNA। अब देखो, जीनोम के अंदर सारा डीएनए आता है और जीन जो होता है एक पोर्शन, स्मॉल पोर्शन ऑफ ए क्रोमोसोम होता है, और ये स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम हमेशा कोड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए। अब हम अगर जीनोम की बात करें, जीनोम में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि जीनोम जो है दैट रिप्रेजेंट्स टोटल क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम्स को वो रिप्रेजेंट करता है और इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। मोस्ट स्पेसिफिकली उनका फंक्शन प्रोटीन बनाना नहीं होता, क्योंकि वो सारे ही डीएनए को रिप्रेजेंट करते हैं जीनोम। ओके, रेगुलेटरी जीन्स, दीज जीन्स कंसिस्ट ऑफ ओनली फ्यू बेस पेयर्स। जो कि आपको पता है जीन एक छोटा सा पार्ट होता है, ऑलमोस्ट अप टू 3000 बेस पेयर्स, मिनिमम 3000 बेस पेयर्स। और जो ये जीनोम होता है इसके अंदर सारे के सारे बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक सेल के अंदर मौजूद है। और the study of genes and the properties of these genes, the study of genes and their properties is referred to as genetics, and the study of properties of the genome is referred to as genomics। अब अगर आप एक स्मॉलेस्ट जीन को देख रहे हो, उसको स्टडी कर रहे हो, तो उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। हाँ, या अगर आप पूरे सेल के सारे डीएनए को ही स्टडी कर रहे हो, उसको आप जीनोमिक्स बोलते हो। इन एन इंडिविजुअल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ जीन्स। एक बंदे के अंदर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ जीन्स होते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक ही जीनोम होता है। ठीक है, अब अगर आप जीनोम सीक्वेंसिंग को समझना चाहें तो जीनोम का मतलब पहले तो आपको समझ आ गया कि द कलेक्शन ऑफ जीन्स। अब आपको ये भी पता है कि डीएनए सीक्वेंसिंग में हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं लीनियर ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस। हम क्या करते हैं, हम डीएनए को देखते हैं और उसके ऊपर एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमीन को, उनकी सीक्वेंसिंग को देखते हैं, उनका ऑर्डर देखते हैं कि ए के बाद टी है, टी के बाद जी है। ऐसे कर करके अगर हम उनको डिटरमाइन करते हैं कि क्या क्या सीक्वेंस है उनकी डीएनए के अंदर, उन बेस पेयर्स की क्या सीक्वेंस है डीएनए के अंदर, या उन न्यूक्लियोटाइड बेसिस की क्या सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, उसको हम बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग।
यही ATGC जो है, ये एक इंसान के अंदर ऑलमोस्ट कितने पेयर्स होते हैं? एक सेल के अंदर मैं बता रहा हूँ, एक सेल के अंदर ऑलमोस्ट 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, और उन 3 बिलियन बेस पेयर्स को एक-एक करके उनकी सीक्वेंस को देखना, उसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बाद, यानी कि जीनोम को सीक्वेंस करने के बाद, हम अब क्या कर सकते हैं? पर्टिकुलर जीन को टेस्ट कर सकते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशंस एसोसिएटेड विद दैट जीन। तो उससे क्या होगा? उससे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो किस जीन में म्यूटेशंस की वजह से होते हैं, वो हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग करें। तो इसका ये फ़ायदा है, ठीक है? समझ रहे हैं ना आप? तो जीन थेरेपी में क्या होता है? जीन थेरेपी में हम रिमूव करते हैं पहले डिफेक्टिव स्टेम सेल्स को। जब हमने डिफेक्टिव स्टेम सेल्स को रिमूव किया पेशेंट के बोन मैरो से, ठीक है? बोन मैरो से रिमूव करने के बाद उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कैसी होती है? जब हम उनकी पहले जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, और पर्टिकुलर जीन के एसोसिएटेड जो डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे, उनको हम करेक्ट करेंगे। उस करेक्शन के बाद हम इस डिफेक्टिव स्टेम सेल को वापस से डालेंगे यूजिंग ए वायरस वेक्टर। किसमें? बोन मैरो में वापस डालेंगे। ये हमने इससे पहले भी देखा था इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में। वो प्रोसीजर क्या है, वो आप वीडियो नंबर 1 में देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। द करेक्टेड स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो डेवलप हेल्दी ब्लड सेल्स। अब जो हमने करेक्टेड स्टेम सेल्स, जिनका हमने क्या किया, जेनेटिकली जिनको मॉडिफाई किया और जेनेटिकली जिनको करेक्ट किया बाय जीनोम सीक्वेंसिंग, उसको हम वापस से क्या करते हैं? वापस से बोन मैरो में डालने के बाद यूजिंग वायरस एज वेक्टर, सो ऐसा करने के बाद वो डेवलप करती हैं हेल्दी ब्लड सेल्स, ठीक है? तो आगे देखते हैं। अच्छा, जीन थेरेपी में व्हेन द रेप्लिकेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर इज रिमूव्ड, अब हमने जब ये जेनेटिक डिसऑर्डर को रिमूव किया बाय जेनेटिकली मॉडिफाइंग और करेक्टिंग द स्टेम सेल्स, इस केस में क्या जो सबसीक्वेंट जनरेशन होगी, इस बंदे का जब बच्चा पैदा होगा, क्या उसमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा? हाँ, उसमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर फिर से देखा जाएगा, फिर से उसको जेनेटिकली करेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जो ये जीन थेरेपी होती है, इट इज़ कंडक्टेड फॉर सोमैटिक स्टेम सेल्स ओनली एंड नेवर फॉर द रिप्रोडक्टिव सेल्स। हाँ, रिप्रोडक्टिव सेल्स पे जब आप ये जीन थेरेपी कंडक्ट नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्टिव सेल से जब बेबी पैदा होगा, तो वहाँ से उस बेबी में ये जेनेटिक डिसऑर्डर फिर से दिखेगा। तो उसको बाद में फिर से जीन थेरेपी के थ्रू, जीन एडिटिंग के द्वारा उसको फिर से करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अब हम जीन एडिटिंग को बाद में, जब हम CRISPR-Cas9 टेक्निक पढ़ेंगे, वहाँ पे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। Now, genomics is the science that aims to decipher and understand the entire genetic information of an organism. It could be plant, it could be animal, it could be humans, viruses or microorganisms, anything. आपको ये पता होनी चाहिए कि जो ह्यूमन जीनोम जो डेसिफर हुआ था, वो हुआ था 2000 में। यानी कि 2000 से पहले ह्यूमन जीनोमिक्स या ह्यूमन जीनोम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट सारे एजम्पशंस थे। अब आपको पता है जीनोमिक्स में इट इज़ द स्टडी ऑफ जीनोम, एंड जीनोम क्या है? दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ जीन्स। अब आपको ये पता होना चाहिए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव टिल डेट वाज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच हैड started in 1990 and was concluded in 2000. एंड सेलेरा कॉरपोरेशन है, एक अमेरिका का की एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया था। एंड अंडर दिस प्रोजेक्ट दे हैड टू एम्बिशंस। फर्स्ट, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज नेम्ड एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड में उनका जो मोटिव था, इट वाज टू फाइंड द नंबर ऑफ जीन्स इन ए ह्यूमन जीनोम, और उसके बाद उन जीन्स के फंक्शन और उनकी लोकेशन वो डिटरमाइन करना। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो पहला एम्बिशन था, दैट वाज टू फाइंड द नंबर ऑफ जीन्स एंड द फंक्शन एसोसिएटेड विद दोज जीन्स एंड देयर लोकेशन। Up at present, the focus of this Human Genome Project has shifted to Human Genome Project Right. अब जो इसका ambition है, that is to synthesize genome in a lab
and now this is the basis for the synthetic biology. What is the basis? Human Genome Project, right, is the basis for the synthetic biology, that is synthesis of genome inside a lab. अब आगे देखते हैं. Now this project Human Genome, or the Human Genome Project, undertaken by Celera Corporation in 1990s, it was the model project which actually deciphered human genome in 2000. Okay, 2000 से पहले हमें ह्यूमन जीनोम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी. अब ये जो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्पेशली ह्यूमंस, उनका एक मैप बना ये ह्यूमन जीनोम के अंदर. उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दी, दैट बिकेम अ मैप फॉर द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू बी कंपेयर्ड. तो अब उसके बाद जब भी ह्यूमंस के जीन्स को देखा गया, दैट वाज ऑलवेज कंपेयर्ड विद द इंफॉर्मेशन गिवन अंडर दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. अब एक बात और, कुछ डिसीजेस आर एसोसिएटेड विद जेनेटिक मेकअप. A remedy for these diseases can only be found if the genetic makeup of humans is examined, and that was examined by this Human Genome Project, under this Human Genome Project. Okay, अब इससे पहले Human Genome Project से पहले it was believed that there are about 100,000 genes or 1 lakh genes present in humans, but after the Human Genome Project, it was found that only 40,000 genes are present. Now, under Human Genome Project, right, it is believed that only 20,000 genes are present inside a human cell. Okay, so in genomics, हम क्या देखते हैं? The sequencing of base pairs is studied. आपको पता होना चाहिए, genomics में हम sequencing of base pairs को study करते हैं, और यही सीक्वेंसिंग ऑफ बेस पेयर्स को हम स्टडी करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. तो फिर जीनोमिक्स और फिंगरप्रिंटिंग में क्या मेजर डिस्टिंक्शन है, क्या मेजर डिफरेंस है? देखो, आपको पता है कि 99% या 99.9% जो हमारा डीएनए होता है, दैट इज़ सिमिलर और आइडेंटिकल इन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी. अब ये जो आइडेंटिकल सीक्वेंसिंग हमारी जो होती है डीएनए के अंदर, उसको हम स्टडी नहीं करते हैं किसमें? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सिर्फ और सिर्फ जो लेस देन 1% हमारा परसेंटेज होता है डीएनए के अंदर, वी आर एक्चुअली studying that part only. So in case of humans, if the sequencing is done for less than 1% of these genes, it is referred to as DNA fingerprinting या DNA profiling. But if the same sequencing is done for entire genome, then it is called as genomics or human genome. अब ये जो ह्यूमन जीनोम डेसिफर हुआ था 2000 में, उसको हम एग्जैक्ट नहीं मान सकते, एग्जैक्ट जीनोम ऑफ ह्यूमंस नहीं मान सकते, क्योंकि उसके 2-3 रीजंस है. एक रीज़न ये है कि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसमें सिलेक्टेड नंबर ऑफ एंड लिमिटेड नंबर ऑफ डोनर्स लिए गए थे, विच वर टेकन जस्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एक बात. दूसरी बात, इसमें रेशियल वेरिएंट्स भी नहीं थे. सारे के सारे गोरे या सारे के सारे काले, कोई एक ही रेस के लोग थे. समझ रहे हैं आप? सो रेशियल वेरिएंट्स भी मिसिंग था. तो इस वजह से इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन एग्जैक्ट जीनोम ऑफ ह्यूमंस. अब इसी वजह से अब एक नया जीनोम प्रोजेक्ट इज अंडरगोइंग फ्रॉम 2008, दैट इज कॉल्ड एज 1000 ह्यूमन जीनोम. क्या नाम है इस प्रोजेक्ट, नई प्रोजेक्ट का? 1000 ह्यूमन जीनोम. अब इस 1000 ह्यूमन जीनोम के अंदर 2500 डोनर्स को लिया गया, और इन 2500 डोनर्स को सिलेक्ट किया गया 27 सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड. सो डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट कंटिनेंट्स से इन 2500 डोनर्स को लिया गया फ्रॉम 27 सेंटर्स या 27 लोकेशंस. अब जब इस 1000 जीनोम का रिजल्ट डेसिफर होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन कंसिडर दैट दिस इज़ मोर एग्जैक्ट जीनोम ऑफ ह्यूमंस. सो एज ऑफ नाउ हमारे पास वही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंडर वाला जीनोम है फॉर रेफरेंस. सो द मेजर इम्प्लीकेशंस ऑफ जीन थेरेपी आर जीन डोपिंग एज ऑफ नाउ. सिंस ये टॉपिक हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इस वजह से मैंने ये इम्प्लीकेशंस में जीन डोपिंग को लाया है. तो जीन डोपिंग को समझने से पहले हम पहले डोपिंग को समझते हैं. डोपिंग का मतलब हुआ यूज़ करना कोई भी बैंड सब्सटेंसेस प्लेयर्स के द्वारा टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस. कोई भी बैंड सब्सटेंसेस को या कोई भी बैंड मेथड्स को यूज़ करना टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस, उसको हम डोपिंग बोलते हैं. और ये डोपिंग के नॉर्म्स, हु इज़ लेइंग दिस डाउन? दीज नॉर्म्स आर लेड डाउन बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम वाडा भी बोलते हैं, एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी मेडिकल कमीशन. दे आर द वंस हु आर लेइंग डाउन दीज नॉर्म्स फॉर डोपिंग. ओके, डोपिंग में अब देखो, वाडा ने एक
वाडा ने एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया है दैट इज़ नोन एज वेयर अबाउट मैकेनिज्म टू प्रीएम्प्ट डोपिंग। देखो, डोपिंग को रोकने के लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया है दैट इज़ वेयर अबाउट मैकेनिज्म। अंडर दिस वेयर अबाउट मैकेनिज्म एनी प्लेयर who is taking part in any sport can be called for testing। सो उसमें क्या है कि कोई भी प्लेयर किसी भी टाइम पे टेस्टिंग के लिए बुलाया जा सकता है एंड ही कैन नॉट डिनाई दैट। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेयर अबाउट मैकेनिज्म दे हैव टू कम अप फॉर टेस्टिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट कुड बी any time and it could be many number of times that they have to come for testing again and again। so it is only to preempt doping को रोकने के लिए, ठीक है। सो हम देखते हैं पहले जीन डोपिंग में क्या होता है। जीन डोपिंग इज डिफाइंड एज नॉन थेराप्यूटिक यूज ऑफ जीन थेरेपी सो एज टू इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सम केमिकल्स इन द बॉडी। अब क्या है, डायरेक्ट केमिकल्स का यूज़ नहीं करके कुछ प्लेयर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने अंदर जीन थेरेपी लेना शुरू कर दिया। और जीन थेरेपी में वो क्या करते हैं, अपनी जीन एडिटिंग के द्वारा अपने अंदर कुछ केमिकल्स का फॉर्मेशन इंक्रीज करा रहे हैं in their body and the chemicals help them in improvement of performance। Example, the rate of formation of erythropoietin which is directly linked to formation of RBCs and insulin growth factor 1 and 2। देखो, एंटी डोपिंग एजेंसीज इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहे हैं बिकॉज देर इज़ द पॉसिबिलिटी दैट देर आर सम एथलीट्स हु आर अंडरगोइंग डोपिंग दिस जीन डोपिंग थ्रू जीन थेरेपी। अब एंड अगेन इस जीन थेरेपी को हम मिसयूज़ भी कर सकते हैं किन में, एनिमल्स में जो एनिमल्स पार्ट लेते हैं कमर्शियल स्पोर्ट्स में, यानी कि घोड़ा वगैरह, उन सब स्पोर्ट्स में इस चीज़ का मिसयूज़ भी हो सकता है, किसका, जीन थेरेपी का। सो दैट इज़ रिलेटेड टू जीन डोपिंग। तो हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज़ क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो क्लोनिंग का मैकेनिज्म क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप इसका इंट्रोडक्शन सुन लो कि इसका इंट्रोडक्शन ये है कि क्लोनिंग इज़ मेकिंग एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और वो रेप्लिका जेनेटिकली एंड फिजिकली सिमिलर होता है टू दैट ऑफ हिज डोनर। डोनर कौन है? डोनर होता है सोमैटिक सेल न्यूक्लियस वाला डोनर, उसको हम डोनर मानते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लोनिंग वाज कंडक्टेड इन 1997 व्हेन ए शीप कॉल्ड डॉली वाज बोर्न इन रोजलिन इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग में। और इयान विलमट वाज द साइंटिस्ट हु वाज बिहाइंड दिस एंड ही यूज्ड सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टू कंडक्ट दिस क्लोनिंग, फर्स्ट क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट इन 1997। आई मीन फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। चलो आगे देखते हैं। क्लोनिंग के मैकेनिज़्म को और भी अच्छे से समझने के लिए मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि क्लोनिंग में हमें दो टाइप्स की सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। वन इज़ सोमैटिक सेल, सेकंड इज़ ओवम यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सोमैटिक सेल्स के अंदर हमेशा 2x क्रोमोसोम्स होते हैं। 2x का मतलब हुआ 46 क्रोमोसोम्स, और एग सेल के अंदर हमेशा 23 क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि 1x क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जब स्पर्म एंड ओवम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मिलते हैं तो वो 23 और 23 मिलके 46 बनाते हैं यानी कि 2x बनाते हैं। उसके बाद जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट होने के बाद बाकी प्रोसेस नॉर्मल रिप्रोडक्शन में एज इट इज़ ब्लास्टोसिस्ट, फिर बाद में बेबी बनता है आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड इज़ कंप्लीट। सो वो तो नॉर्मल केस है। अब हम क्लोनिंग में क्या करते हैं? क्लोनिंग में हमने एक सोमैटिक सेल लिया जिसके न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और हमने एक ओवम लिया यानी कि एग सेल जिसके न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है। बट हम जो ये एग सेल का न्यूक्लियस है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। और जो हम ये सोमैटिक सेल लेते हैं उसकी सेल को हम डिस्कार्ड करके उसके न्यूक्लियस को रख लेते हैं। अब हम न्यूक्लियस जो हमने सोमैटिक सेल से लिया जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, अब ये एग सेल जिसका हमने साइटोप्लाज्म रख लिया और न्यूक्लियस डिस्कार्ड कर लिया, इस साइटोप्लाज्मिक सेल को और न्यूक्लियस जो सोमैटिक सेल से आया है उनको हम फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज़ फ्यूज्ड विद द न्यूक्लिएटेड एग सेल और ये फ्यूजन के बाद ये क्लोन बनता है। अब इस क्लोन के दो टाइप्स होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग भी हो सकती है, थेराप्यूटिक क्लोनिंग भी हो सकती है। अगर हम इस ब्लास्टोसिस्ट या इस क्लोन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज़ डन, अगर हम इस क्लोन या इस ब्लास्टोसिस्ट को सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे
तो उसको हम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग बोलते हैं। या अगर हम इस ब्लास्टोसिस्ट को इंस्टेड ऑफ दैट टिश्यू कल्चर में ग्रो करेंगे, उसको हम थेराप्यूटिक क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है इस बात का, चलो हम देखते हैं। 2 cells आर टेकन, one is somatic cell and the second is ovum, that is the reproductive cell। दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। इसके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में और इसके 23 क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इन द फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियस ऑफ द ओवम इज़ रिमूव्ड। पहले तो हम ओवम का न्यूक्लियस रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इन द सेकेंड स्टेप द रिमूवल इज़ फॉलोड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द सोमैटिक सेल। अब हम सोमैटिक सेल से ये न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करते हैं किसके अंदर, हम करते हैं ट्रांसफ़र इस न्यूक्लियस को टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, ठीक है। दिस इज़ हाउ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कंप्लीटेड। दैट इज़ हाउ वी आर कंप्लीटिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज़ 2x inside this egg cell without the involvement of sperm, and that is why this is called as asexual reproduction, and that is the reason this is called as asexual reproduction। asexual reproduction इसको क्यों बोला गया, क्योंकि हमने without the involvement of sperm क्रोमोसोम्स को 46 कर दिया। वो कैसे, पहले हमने ओवम के न्यूक्लियस को डिस्कार्ड कर दिया, फिर सोमैटिक सेल को के न्यूक्लियस को लिया, फिर सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को लिया, ओवम के अंदर, ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर डाला, जिसको हमने डिन्यूक्लिएट किया था। देख लो, इन्यूक्लिएशन का मतलब हुआ न्यूक्लियस का ऐड होना, डिन्यूक्लिएशन का मतलब हुआ न्यूक्लियस को रिमूव करना या न्यूक्लियस का रिमूव होना, ठीक है। अब जो ये रिकॉन्स्ट्रक्टेड ओवम है, जिसके अंदर हमने सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस डाला और उसके खुद के न्यूक्लियस को हमने डिस्कार्ड कर दिया, इसको हम कुछ कंडीशंस देते हैं टू डिवाइड, एंड आफ्टर अराउंड अ वीक देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ ए बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। एक वीक के बाद बॉल ऑफ सेल्स, जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, वो बनता है। नाउ दिस ब्लास्टोसिस्ट इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू द वॉर्म ऑफ द सरोगेट मदर, and this process is known as reproductive cloning, ठीक है। all right, there onwards the development is normal, and after completion of the gestation period there is birth of a complete organism sharing the characteristics of the source somatic cell। अब ये source somatic cell के ही characters क्यों share करता है, क्योंकि जो genetic material आपके न्यूक्लियस के अंदर था वही डिसाइड करेगा व्हाट कुड बी द पॉसिबल कैरेक्टर्स ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। देखो, ये ब्लास्टोसिस्ट को सरोगेट मदर के वोम में ट्रांसफ़र करने के बाद और गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो बच्चा पैदा होगा उसके कैरेक्टर्स मैच करेंगे टू द सोर्स ऑफ सोमैटिक सेल। अच्छा, मेरे को ये बात बताओ, ऐसा क्यों होगा? सोर्स ऑफ सोमैटिक सेल के साथ कैरेक्टर्स क्यों मैच करेंगे, ओवम के सोर्स के साथ क्यों नहीं मैच करेंगे? क्योंकि आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि जीन्स या डीएनए जो प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस हमने कहाँ से लिया है? सोमैटिक सेल से। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एज सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। तो इसी वजह से दिस इज़ कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग मतलब जिसमें हमने सरोगेट मदर के वोम को यूज़ किया, आफ्टर द ब्लास्टोसिस्ट वाज फॉर्म्ड, हमने उसके वोम को यूज़ किया फॉर द गेस्टेशन पीरियड एंड गिविंग बर्थ टू एन न्यू बेबी शेयरिंग द कैरेक्टर्स ऑफ द सोर्स सोमैटिक सेल। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, आपको पता है कि क्लोनिंग इन ह्यूमंस हैज़ बीन बैन्ड because of the United Nations resolution because of ethical, social and legal and technical issues। तो बहुत सारे issues ऐसे हैं। इस पिक्चर में आप फिर से वही चीज़ देख सकते हो। इस बंदे से हमने सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस लिया और उसके बाद हमने एक ओवम लिया, ओवम को हमने डिन्यूक्लिएट किया और इसी ओवम के साइटोप्लाज्म को हमने इन्यूक्लिएट किया। किससे? जो हमने सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस लिया था, उस न्यूक्लियस को हमने इन्यूक्लिएट किया। कहाँ? किसके अंदर? ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसका हमने डिन्यूक्लिएशन किया था। तो ऐसा होने के बाद हमारे पास एक सेल बनी, एग सेल विद सोमैटिक न्यूक्लियस।
उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। और अगर हमने इस ब्लास्टोसिस्ट को एक सरोगेट मदर के अंदर अगर हमने इस ब्लास्टोसिस्ट को सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफ़र किया तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। या अगर हमने इसी ब्लास्टोसिस्ट को बाद में आउटसाइड दिस सरोगेट मदर कल्चर किया तो उसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक क्लोनिंग। ठीक है, समझ आ गया आपको? ठीक है, देखो भाई, अब जो ये बच्चा पैदा हुआ आउट ऑफ क्लोनिंग, if the donor of the egg cell and the somatic cell nucleus is same, then the baby born will be exact replica of the somatic cell donor. ये आपको पता है. But if the donor of ovum and the donor of somatic cell nucleus happen to be different, then there is a possibility that the baby born is not exact replica of the donor somatic cell. क्या आपको ये पता है कि अगर ये और ये दोनों का सोर्स अलग अलग है, that there is a possibility that the baby born is not exact replica of this person. क्यों, ऐसा क्यों? Because of the DNA present in the cytoplasm of the egg cell. क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। हमने सिर्फ इससे न्यूक्लियस निकाला है, माइटोकॉन्ड्रिया तो वहीं पे है इसी साइटोप्लाज्म में। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जीन्स है। सो आपको समझ आया, अगर हमारा ओवम और सोमेटिक सेल न्यूक्लियस दो अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट द बेबी बॉर्न इज़ नॉट एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दिस सोमेटिक सेल सोर्स और सोमेटिक सेल डोनर। बट अगर दोनों एक ही बंदे से आ रहे हैं देन दिस वुड बी एग्जैक्ट रेप्लिका। नाउ why it will not be exact replica in case the ovum is coming from a different person? Because of the fact inside this cytoplasm there will be mitochondria which is carrying DNA, and that could be the factor for showing some additional features in addition to the source somatic cell donor. Okay, तो आगे बढ़ते हैं। तो यूपीएससी सीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। तो आपने अभी ये पढ़ा, द एप्लीकेशन इज़ रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। तो आपको पता ही है इसकी एक्सप्लेनेशन। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम न्यूक्लियस ऑफ ए सोमेटिक सेल इज़ ट्रांसफर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ इन्यूक्लिएटेड सेल। देखो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो मैं आपको अब इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड करता हूँ ताकि ये रिपीट हो जाए एक बार और आपके लिए। तो इन्यूक्लिएटेड सेल का मतलब हुआ एन एग दैट हैज़ इट्स ओन न्यूक्लियस रिमूव्ड। वंस इनसाइड द एग द सोमेटिक न्यूक्लियस इज रिप्रोग्राम्ड बाय सेल बाय एग साइटोप्लाज्म फैक्टर्स टू बिकम ज़ाइगोट। ठीक है, the egg is allowed to develop to a blastocyst stage. उसके बाद at a point a culture of embryonic stem cells can be created from the inner mass of blastocyst. ठीक है, the most practical application of somatic cell nuclear transfer is in the reproductive cloning of farm animals that have an exceptional quality such as the ability to produce large quantities of milk. So that's all for today. Thank you. Thanks a lot.